अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है आपने। सर हम भी ठीक है। आप लोगों की तरफ हड़ताल वगैरह तो नहीं हो रही है? क्या सर? ये जो स्ट्राइक सर पे वो वो कर रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले। जी सर हो रही है। वो तो हर जगह है आज। फिर ये सर घर अल्टरनेटिव। जी। है। घर में आराम ही है, बाहर निकले तो फिर पता लगेगा। वफरा, जी सर। आज ए पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल में नेटवर्किंग का इशू है। जी जी। काइंडली आपने इस तरह करना है कि सभी स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो लिखकर मुझे जी जी। शेयर कर देनी है। ठीक है सर। ठीक है, और कोई भी ठीक स्टूडेंट जिसका यानी कि इसमें नेटवर्किंग का इशू आता है या कोई भी इशू होता है, है। जी वो जी। गफरा को मैसेज कर दे और गफरा उसका नाम और आईडी लिखकर मुझे शेयर कर देगी। ठीक है सर। ठीक। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का मिड होगा। है सर। सर इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस यही 9th चैप्टर और 10th चैप्टर सर LMS पर होगा? LMS पर होगा। और सर टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग वही क्लास टाइमिंग। ठीक है सर। सर एमसीक्यूज तो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, MCQs नहीं होंगे। सर टॉपिक न्यूमेरिकल। से होगा? न्यूमेरिकल और क्वेश्चन। ठीक है सर। हम मंडे को ले लें। नेक्स्ट मंडे को। जी सर। जी यस जी सर, सर। मंडे को कर दे। मंडे को ले सर लें। नेक्स्ट चलो क्लास में फिर, तभी आपने असाइनमेंट भी लेनी है हमसे। चलो इस तरह करते हैं, नेक्स्ट मंडे को कर लेते हैं। सर ठीक है सर। रमजान है, टीचर्स ऐसे करें जैसे पता नहीं हम लोगों ने अब कोई मैंने कह गलत तो कर दी। दिया है कि मंडे को कर देता हूँ, मैंने फोर्स तो नहीं जी जी किया सर। आपको। आपने कहा कि मंडे को दे देना, मैंने मंडे को कर दिया है। सर अब फिर दरअसल भी आजकल आप हमें टीचर को काम जो इतना है वो, ज्यादा मिलता है। नहीं मसला तो ये भी है ना कि फिर हम पाकिस्तानी कौम ऐसी है, अगर हम प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट तब स्टूडेंट पढ़ते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ते हैं। ये नहीं हकीकत हम है। वैसे भी पढ़ लेते थे। नहीं नहीं, मोस्टली स्टूडेंट अगर मैं यहीं पर पूछना शुरू हो जाता हूँ क्वेश्चन, तो वो कहते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं है अलग से। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ही लगा लो कि ये है कि जिस वक्त तक प्रेशर नहीं आता उस वक्त तक काम नहीं करता स्टूडेंट। और फिर ये है कि ये यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन वाले हैं उन्होंने ही ईमेल की है कि आप लोगों का मिड होगा इस दफा, और इस वीक में ही होगा। ओके सर। ठीक है, आप लोगों का नेक्स्ट मंडे को मिड होगा। ठीक है। तो सर वैसे ही पेजेस पे लिख के PDF बना के फिर LMS पे अपलोड करना है? जी जी, इसी तरह। ठीक है सर। जी। आज आप तक मुझे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट होता है।
लास्ट टाइम आप लोगों ने जो चैप्टर किया था वो गैस से रिलेटेड था कि गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर किस तरह का होता है, किस तरह आप लोग अगर टेम्परेचर चेंज करते हो या प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में, या नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में गैस के बिहेवियर में क्या चेंजेस हासिल होती हैं, उनके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था। ये आप लोगों का जो चैप्टर है इसमें आप लोगों ने गैस, लिक्विड और सॉलिड के फेज चेंज में और इनमें आपस में जिस वक्त एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होती है कोई भी स्पीशीज, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में जिस वक्त चेंज होती है कोई भी कंपाउंड जो है, तो उस कंडीशन में उनमें क्या चेंजेस हासिल होती हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का यानी कि चेंज होता है, उसके बारे में आज आप लोगों ने स्टडी करना है। इसमें सबसे पहला है कि आप लोग इसके स्टेट के बारे में कंपेयर करते हो कि सॉलिड में क्या बिहेवियर होता है, किस तरह की डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कम है या ज़्यादा है, सॉलिड में ज़्यादा होती है या लिक्विड में ज़्यादा होती है या गैस में ज़्यादा होती है, इसके बारे में देखना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो गैस की निस्बत एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, और जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे इसका मतलब है कि वो उतने ही ज्यादा प्रेशर को बियर कर सकते हैं, उनकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं उस कंडीशन में डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस अगर कम होगी तो उस कंडीशन में डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जिस वक्त हम सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में मोस्टली जो है, मोस्टली यानी कि ये नहीं हर केस में इस तरह का होगा, लेकिन मोस्टली केस में यही होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बहुत कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल के। इसी वजह से सॉलिड मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी डेंसिटी लिक्विड की निस्बत ज़्यादा होगी, और लिक्विड मॉलिक्यूल की डेंसिटी गैस के निस्बत ज़्यादा होगी। क्योंकि गैस के जिस वक्त मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में उनका दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं वाटर के, कि जिस वक्त वाटर जो है लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आइस फॉर्म में स्पेस ज़्यादा जनरेट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। और इस केस में लिक्विड फेज की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की यानी कि सॉलिड फेज की डेंसिटी कम है। ये जिस तरह कहते हैं ना कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं जिस वक्त सॉलिड फेज में कन्वर्ट होते हैं तो उस कंडीशन में उनका दरमियान स्पेस ज़्यादा जनरेट हो जाती है। और इसी वजह से आप लोग ये देखते हो कि सॉलिड आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लो कर रही होती है। उसकी रीज़न यही होती है कि आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा। लेकिन जनरली जो है ज़्यादातर जो है वो यही होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जिस तरह आइस की एग्जांपल है जिसमें सॉलिड की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोगों के पास तीनों फेजेस शो किए हुए हैं वाटर के। तो जिस वक्त ये आइस फॉर्म में होती है उस कंडीशन में इसकी ये अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल के दरमियान जो अरेंजमेंट है, जो इंट्रैक्शन है उसकी अरेंजमेंट ये शो की हुई है इस पिक्चर के अंदर। और जिस वक्त आप लोग लिक्विड फेज में इसके कंपेयर करते हो या मॉलिक्यूल को चेक करते हो तो उस कंडीशन में इनका ये मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है। और जिस वक्त इसको वाटर को वेपर फेज में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त आप लोग लिक्विड फेज में यानी कि वाटर को लिक्विड फेज में कंपेयर करते हो तो मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो कितनी है, तो उस कंडीशन में
मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस जो है लिक्विड फेस में बहुत कम है, लेकिन आइस के केस में स्पेस जो है वो लिक्विड फेज की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल ने जिस वक्त सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उन्होंने एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के ज़रिए मॉलिक्यूल ने एक दूसरे के साथ अटैच होना होता है, और उस अटैचमेंट की वजह से ये जो दरमियान में स्पेस है वो जनरेट हो जाती है। ये हर मॉलिक्यूल के दरमियान इसी तरह ये होल या स्पेस जो है वो जनरेट हो जाती है, और इस स्पेस की वजह से, इस डिस्टेंस की वजह से आइस फॉर्म में वाटर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जिस वक्त ये लिक्विड फेज में होते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज होते हैं, और उस रेंडमली अरेंजमेंट की वजह से मॉलिक्यूल जो है इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड फेज में वाटर का जो है डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर इनकी डेंसिटी जो है वो गिवन है कि सबसे कम डेंसिटी यानी कि 5.90 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी जो है वो वाटर की स्टीम फॉर्म में होती है, और जिस वक्त हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं तो उस कंडीशन में वाटर की डेंसिटी जो है वो 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और जिस वक्त हम आइस की बात करते हैं तो आइस के केस में इसकी डेंसिटी जो है 0.917 होती है। अब ये डेंसिटी जो है वो लिक्विड से जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो कम है। इसकी रीज़न यही है कि जिस वक्त ये आइस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल तो उस कंडीशन में इनके दरमियान जो है वो स्पेस जनरेट हो जाती है, और इस स्पेस की वजह से वाटर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा अगर किसी कोले में यानी कि वाटर रखते हो बर्फ़ बनाने के लिए तो उस कंडीशन में जिस वक्त वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वाटर तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस जो है वो जनरेट हो जाती है। ये चीज़ क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो किस फॉर्म में ज़्यादा मूव करते हैं यानी कि फ्रीली मूव करते हैं, किस फॉर्म में एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होंगे। ये तो आप लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो हरकत जो है वो डिफरेंट होती है। सॉलिड फेज में और होगी, लिक्विड फेज में और होगी, गैस फेज में डिफरेंट होगी। जिस वक्त हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं और उनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है और वो बहुत कम होती है। यानी जिस तरह कहते हैं ना कि आप लोगों का एक क्लास में फुली पैक होकर बैठ जाना और उस कंडीशन में सिर्फ पैरों को हिलाते हो या वैसे यानी कि आप लोग जस्ट बॉडी को यानी कि हिलाते हो, इसके ज़्यादा जो है मूवमेंट नहीं करता, यानी कि अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह पर नहीं जाते हो। इसी तरह सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जिस वक्त आप लोग लिक्विड फेज की बात करते हो तो उस कंडीशन में उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी सॉलिड मॉलिक्यूल की निस्बत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सॉलिड मॉलिक्यूल की निस्बत ज़्यादा मूवमेंट शो कर सकते हैं और इनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रैक्शन सॉलिड की निस्बत कम होती है, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा है जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं तो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और आप लोगों को पता है कि जब भी हम एनर्जी या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है
और जिस वक्त मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका मतलब है कि उनकी मूवमेंट ज्यादा होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी और मॉलिक्यूल कम मूवमेंट शो करेंगे, क्योंकि सॉलिड फेज में मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जिस वक्त हम लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड को, तो उस केस में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की निस्बत ज्यादा होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि जिस वक्त सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक इंटरेक्शन उस वक्त भी मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल सॉलिड मॉलिक्यूल के निस्बत ज्यादा मूवमेंट शो करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टेबल की फॉर्म में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप लोगों के पास सॉलिड फेज में अगर कोई स्पीशी होती है, लिक्विड में होती है या गैस में होती है, तो उस कंडीशन में उनमें हम कंपैरिजन किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है शेप का, कि जिस वक्त हम देखते हैं कि शेप सॉलिड की फिक्स होती है, लेकिन जिस वक्त हम लिक्विड और गैस की शेप की बात करते हैं तो उसकी कोई कंफर्म शेप नहीं होती है। ना ही हम कह सकते हैं कि लिक्विड की ये शेप है या गैस फेज की ये शेप है। सिर्फ शेप जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल की होगी, सॉलिड फेज की होगी। लिक्विड फेज और गैस फेज की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगी। इसके बाद जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं वॉल्यूम के रेफरेंस से, तो उस कंडीशन में सॉलिड और लिक्विड फेज का डेफिनेट वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन गैस मॉलिक्यूल का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होगा। जितना भी आप लोग वॉल्यूम प्रोवाइड कर दोगे, गैस मॉलिक्यूल उस सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि जिस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में सॉलिड, गैस और लिक्विड में से कौन से फेज जो है आसानी से कंप्रेस हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि सॉलिड और लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, इसी वजह से वो प्रेशर को बियर कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त हम गैस की बात करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर होते हैं, इनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर हम गैस मॉलिक्यूल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड फेज जो है वो कंप्रेसिबल नहीं है, वो प्रेशर को बियर कर सकते हैं। लेकिन गैस पर अगर आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से हम गैस को मॉलिक्यूल को ये कहेंगे कि गैस फेज जो है वो कंप्रेसिबल है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल जो हैं आसानी से मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि जिस तरह कहते हैं ना, अपनी मर्जी से जिधर चाहें उधर जा सकते हैं या नहीं। तो उस कंडीशन में सॉलिड फेज के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड और गैस फेज के मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, अपनी मर्जी से फ्लो कर सकते हैं। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बेस पर कि इन तीनों में से किसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है, किसके अंदर ज्यादा है, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड फेज में होंगी, उसके बाद लिक्विड फेज में होंगी, और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो गैस फेज में होंगी। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आप लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कुछ पॉइंट पढ़े थे, जी वक्रा सर, याद है? क्या नहीं क्या भूल है? गए।
कपड़ा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस वक्त प्रेशर डालते हैं तो आप लोग याद करके रखते हो हर चीज, अदरवाइज भूल जाते हो। नहीं ऐसी बात नहीं है सर, आज वाला लेक्चर बिल्कुल भी उससे पहला तो वैसे भूल गया है, क्योंकि अच्छी तरह उसको देखा नहीं हुआ आपने, जहाँ तक क्विज किया था बस वहां तक ही याद है, और आज वाला क्योंकि लेक्चर मैंने बिल्कुल रिवाइज नहीं किया हुआ था। क्योंकि ये क्विज़िज का पैटर्न और ये मिड और फाइनल वगैरह इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आप लोग पिछले कोर्स को बार बार रिपीट करते रहो, क्योंकि ये चीज भूल जाती है, हमें भी जी सर। भूल जाती है। सिर्फ ये होता है अगर आप लोग रिवीजन जी करते रहते सर। हो तो याद रहती है। आप लोगों ने उनमें जी एक सर। पॉइंट ये पढ़ा था कि मालिक्यूल जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ये आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि मालिक्यूल जो है वो हरकत में होते हैं, क्योंकि मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, चाहे वो सॉलिड फेज में हो, चाहे वो लिक्विड फेज में हो, चाहे वो गैस फेज में हो। और इनकी मोशन को, फ्रीली मूवमेंट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, एक को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन, और एक को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अब इन तीनों में मूवमेंट में एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। एक में एनर्जी कम होती है, एक में एनर्जी ज्यादा होती है, और एक में उससे भी ज्यादा एनर्जी होती है। सबसे पहले जो यानी कि जो मॉलिक्यूल सॉलिड फेज के होते हैं उसमें जस्ट ये मूवमेंट मौजूद होती है, वाइब्रेशनल। और ये इसमें बहुत कम एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की, जिसके जरिए वो बहुत स्लाइटली जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। अगर आप लोग उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है रोटेशनल एनर्जी में। और इस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा डिस्टेंस तक मूव करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने शायद ये स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो शेल मौजूद होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, या जिनको आप लोग ऑर्बिट भी कहते हो या एनर्जी लेवल भी कहते हो, उन एनर्जी लेवल को हम डिफरेंट सब लेवल में डिवाइड करते हैं। एक सपोज ये आप लोगों के पास एनर्जी लेवल है, दूसरा फर्दर जो है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद फिर फर्दर ये स्मॉल एनर्जी लेवल है, उसके बाद ये कह लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एनर्जी लेवल है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। इस ट्रांसलेशनल मोशन या एनर्जी लेवल को यहाँ से, इसको T1 से शो कर रहे हैं हम, T1 और ये T2। इसके बाद फर्दर एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है जिसमें ज्यादा गैप होता है, जिस तरह ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक है, ये एनर्जी लेवल गैप जो है वो इसे यानी कि इक्वल ही होता है ये तीनों का। ये जस्ट वैसे मैंने जिस वक्त ड्रा कर रहा था रफली इसका यानी कि कम बन गया है, बाकी यानी कि दो का ऑलमोस्ट सेम है। इसको हम कहते हैं रोटेटरी, और इसको हम पोज शो कर रहे हैं R1 से, R1 R2 और R3 वगैरह वगैरह। इसी तरह इसके फर्दर डिवीजन है, रोटेटरी मोशन को फर्दर सब एनर्जी लेवल में डिवाइड करते हैं, जिस तरह ये डिवाइड किया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अगर इलेक्ट्रॉन इस लेवल से जंप करके इस लेवल तक मूव करता है तो उसको हम कहेंगे ये वाइब्रेटरी मोशन है। और उसके बाद यहाँ से मूव करके यहाँ तक जंप करता है तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली जंप कर जाता है तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से डायरेक्ट ही इस लेवल तक मूव करता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और जिस वक्त ये ट्रांसलेशनल मोशन होती है उसमें हम ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं,
और अगर हम उससे कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में रोटेशनल मोशन होती है, और उससे भी कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में वाइब्रेशनल मोशन होती है। इसका मतलब है वो वाले मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है, और उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, इसी वजह से वो स्लाइटली मूव करते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत कम होती है। लेकिन जिस वक्त हम उसको कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फेज में तो उस कंडीशन में उनकी एनर्जी बेसिकली हम इन्हांस करते हैं, और जिस वक्त उनकी एनर्जी इन्हांस करेंगे इसका मतलब है कि उनकी मूवमेंट भी ज्यादा होगी और वो ज्यादा या हायर एनर्जी लेवल में मूव करेंगे। और अगर आप लोग उससे भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उससे भी ज्यादा हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाता है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की रेंज से बाहर नहीं जाता है। अगर बाहर चला जाता है तो उस कंडीशन में वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर ही रेंज है, उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, यानी कि एनर्जी लेवल में शिफ्टिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की रेंज से बाहर नहीं निकल रहा, यानी कि एटम या मॉलिक्यूल जो है वो आयन में कन्वर्ट नहीं होता। जस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है, और कितना मूव करता है वो डिपेंड करता है कि आप लोग मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हो, कम एनर्जी प्रोवाइड करते हो या ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हो, या इलेक्ट्रॉन की फेज की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है या ज्यादा है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वो हायर एनर्जी लेवल में मूव करेगा, और काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो उस कंडीशन में वो लोअर एनर्जी लेवल में मूव करेगा। यानी कि जिनके दरमियान एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज्यादा है उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। इसका मतलब है कि उसके लिए मॉलिक्यूल के पास, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर एनर्जी कम है तो उस कंडीशन में वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगा, तो वो या तो रोटेटरी मोशन करेगा या वाइब्रेशनल मोशन करेगा। और अगर उससे भी कम एनर्जी है तो उस केस में जस्ट वो वाइब्रेशनल मोशन करेगा, रोटेटरी मोशन नहीं करेगा। ये चीज क्लियर है? जी और सर। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो कम है या ज्यादा है। अगर इंटरेक्शन कम है इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी लेवल तक मूव कर सकता है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, सॉरी स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में वो कम एनर्जी लेवल तक वो मूव करेगा। और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करके, क्योंकि आप लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये स्टडी किया था कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर लो करते हैं तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। यहाँ पर एक गैस को फिल किया हुआ है, जिस तरह आप लोग गैस सिलेंडर में गैस को फिल करते हो, उसके बाद जिस वक्त आप लोग गैस को ऑन करते हो यानी कि उसका जो पाथ है उसमें से गैस को निकालते हो, तो उस कंडीशन में गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपनी मर्जी से घूमना शुरू हो जाते हैं, और जिस भी सिस्टम के अंदर या रूम के अंदर उसको ओपन करोगे वो सारी गैस उस कंप्लीट रूम में घूमना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली अपनी मर्जी से घूम रहे होते हैं और फ्रीली घूमते हैं और हर डायरेक्शन में घूमते हैं।
यानी कि राइट डायरेक्शन में भी मूव करते हैं, लेफ्ट में भी, अपर लेवल में भी, लोअर लेवल भी, हर डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे स्पेस को, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन जिस वक्त हम सॉलिड मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सॉलिड मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल जो हैं वो जस्ट वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल रोटेशन, वाइब्रेशनल जो मूवमेंट है वो शो करते हैं, बाकी मूवमेंट वो शो नहीं कर सकते। इसके साथ आप लोगों ने देखा है कि जो सॉलिड फेज हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही उनका वॉल्यूम होगा। अब जिस वक्त सॉलिड की हम बात करते हैं, सॉलिड बेसिकली हम सॉलिड को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को हम कहते हैं इमार्फस सॉलिड। अब अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड फेज में एक तरतीब के साथ अटैच हों, जिस तरह आप लोगों को जिस वक्त मिड होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों को रोल नंबर वाइज बिठाते हैं, तो आप लोगों की एक तरतीब है, जिस तरह ये पहले रोल नंबर 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके जरिए आप लोगों की अरेंजमेंट होती है, सेटिंग, आप लोगों की जो सिटिंग प्लेस है वो होती है। और इस तरह मॉलिक्यूल का एक तरतीब के साथ के पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह अरेंजमेंट के जरिए, तरतीब के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होकर सॉलिड मॉलिक्यूल बनाने को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल की एक स्पेसिफिक जियोमेट्री होती है। कि हमें ये अगर पता चल जाता है कि इसमें क्रिस्टलाइन नेचर है, पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, इसका मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद होंगे उनका पैटर्न इसी तरह का होगा। यानी कि अगर आप लोग बेसिक यूनिट की इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हो तो बाकी यूनिट, बाकी जो क्रिस्टल लैटिस है वो बेसिक यूनिट से ही मिलकर बनी होती है। और आप लोग आसानी से बता सकते हो कि इसकी टोटल जियोमेट्री जो है वो इस पैटर्न के साथ है कि पहले ए है, उसके बाद बी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है। ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जो रैंडमली, जो एक पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। जिस तरह आप लोग मिड या कोई क्विज के दौरान बैठ जाते हो, कोई भी रोल नंबर वाइज तरतीब नहीं होती, कोई पहले 1 रोल नंबर बैठा होता है, उसके बाद 5 या 6 या 10 रोल नंबर जो है वो आपके साथ पीछे बैठा होता है, उसके बाद जो है 20 रोल नंबर आपके पास बैठा होता है। इस तरह रेंडमली एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल का अटैच होकर सॉलिड मॉलिक्यूल बनाना, उसको हम इमार्फस सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल जो है वो साल्ट्स, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, नमक जिसको आप लोग यूज करते हो, या डायमंड है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल हैं, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल एटम जो हैं या मॉलिक्यूल जो हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और जिस वक्त हम प्लास्टिक को देखते हैं या ग्लास को देखते हैं तो उस कंडीशन में उनका स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है, कहीं से वो तरतीब वाइज होते हैं, कहीं से फिर वो रैंडम हो जाते हैं, फिर तरतीब में आ जाते हैं, फिर रैंडम हो जाते हैं। यानी कि उनका कंप्लीट जियोमेट्री, कंप्लीट पैटर्न हम नहीं बता सकते कि पहले ए है, फिर बी है, सी है, डी है, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह के सॉलिड को हम कहते हैं इमार्फस सॉलिड। यहाँ पर आप लोगों को अरेंजमेंट की बेस पर दोनों की शेप दिखाई हुई है कि यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, जिसमें आप लोगों के सामने है कि ये मॉलिक्यूल जो है एक तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ अटैच है। तो यानी कि इस साइड में भी इनकी एक तरतीब है, और जिस वक्त आप लोग वर्टिकल देखते हैं तो उस कंडीशन में भी इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कि पहले ये मॉलिक्यूल, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये। और अगर आप लोगों के पास मॉलिक्यूल आता है इमार्फस,
तो उस कंडीशन में इनके मॉलिक्यूल की कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। अब इस कंडीशन में आप लोग इसकी एग्जैक्ट जियोमेट्री नहीं बता सकते। मॉलिक्यूल पहले ए है, फिर बी है, सी है, क्या नहीं है, इसके बारे में एग्जैक्टली आप लोग नहीं बता सकते। और ऐसे सॉलिड को हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। नो सर, कोई कंफ्यूजन वो नहीं। सर क्लियर है। आ गई है समझ। इसके बाद है लिक्विड की प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को पता है कि लिक्विड की डेंसिटी गैस की निस्बत ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, और गैस में मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। इसके साथ आप लोगों ने ये देखा है कि दोनों की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, ना ही लिक्विड मॉलिक्यूल की डेफिनेट शेप है, ना ही गैस मॉलिक्यूल की डेफिनेट शेप होगी। लेकिन वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का फिक्स है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। इसके साथ लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर को बेयर कर सकती हैं। तो ये आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेशर को बेयर कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि इनके दरमियान स्पेस जो है वो ना होने के बराबर है। बहुत कम स्पेस मौजूद है मॉलिक्यूल के दरमियान। लेकिन जिस वक्त आप लोग गैस मॉलिक्यूल पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है कि गैस फेज जो है वो कंप्रेसिबल है, लेकिन लिक्विड फेज जो है वो कंप्रेसिबल नहीं। उसको आप लोग प्रेस या वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर सकते। इसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि जिस वक्त आप लोग बात करते हो सॉलिड फेज, लिक्विड फेज या गैस फेज की, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, और मोस्टली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो लिक्विड फेज में ज़्यादा कंसीडर की जाती हैं, क्योंकि आप लोगों ने इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करना होता है या काइनेटिक एनर्जी को इतना इंक्रीज करना होता है जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आती है, तभी मॉलिक्यूल लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ जो है आयन आयन इंट्रैक्शन होती है, जिसमें आप लोगों के पास एग्जांपल आ जाती है सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन। अब ये दोनों ही आयन हैं। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उसको हम आयन बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जस्ट ये इंट्रैक्शन हो तो उस कंडीशन में हम इसको आयन आयन इंट्रैक्शन कहते हैं। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि एक साइड पर आप लोगों के पास आयन हो और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज हो, तो उस इंट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास सोडियम आयन को ऐड करते हो वाटर के अंदर, अब इसमें सोडियम पर प्लस चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज है, और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल के जिस वक्त हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उस कंडीशन में इसके हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और इस तरह की स्ट्रक्चर जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम डाइपोल कहते हैं। अब जिस वक्त ये आयन इस डाइपोल मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट करेगा तो इस इंटरेक्शन को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और अगर ऐसा केस हो कि आप लोगों के पास दोनों ही इंटरेक्ट करने वाले मॉलिक्यूल जो हैं
उन दोनों पर ही पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन में उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल जिस वक्त आप लोग HCl की बात करते हो तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जिस वक्त आप लोग सेकंड मॉलिक्यूल ड्रा करते हो तो उसमें भी सेम केस होता है कि क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इस केस में दोनों मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस केस में जिस वक्त मॉलिक्यूल का एक पार्ट यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को जिस वक्त अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा तो इस इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो दोनों डाइपोल कंपाउंड के दरमियान है तो उस कंडीशन में हम उस इंटरेक्शन को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है, अगर आप लोगों के पास ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऐसी है जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो उस कंडीशन में इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जिस तरह ये वाटर मॉलिक्यूल है, अगर ये क्लोरीन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस कंडीशन में इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कहते। अगर यह हाइड्रोजन जो है वो वाटर के सेकंड ऑक्सीजन के साथ सेकंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करता है तो उस केस में जो इनके दरमियान इंटरेक्शन होगी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि ये जो इंटरेक्शन मौजूद है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और सबसे वीक फोर्सेस जो हैं वो लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस होती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो हर मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होती हैं, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। सभी मॉलिक्यूल के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या वांडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो मौजूद होती हैं। और जितनी ज्यादा ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी इसका मतलब है कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है। और ये डिस्टेंस डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो चार्ज मौजूद है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद है, वो चार्ज कम है या ज्यादा है। अगर वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो उस कंडीशन में इनके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और अगर वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम है तो उस कंडीशन में उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है वो कम होगी। और जितनी इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतना ही ये डिस्टेंस जो है वो कम होगा। और अगर इनके दरमियान इंटरेक्शन कम है तो उस कंडीशन में इनके दरमियान डिस्टेंस ये वाली लेंथ जो है वो ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर है? यस सर। सर एक बात पूछनी है। जी जी पूछें। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही हो रही है ना? जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रही है, क्योंकि जिस वक्त हमने ये चीज पढ़ी है ना कि जिस पर जितना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसी वजह से उनके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी। और अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम होगा तो उसका मतलब है कि इंटरेक्शन कम होगी। और ये डिपेंड करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है या कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है इसका मतलब है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी कम आएगा, और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम आएगा इसका मतलब है कि इंटरेक्शन भी कम होगी। ठीक है। और अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा
तो उस कंडीशन में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा। और जिस वक्त पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, इसका मतलब है कि इंटरेक्शन भी ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर है? यस सर। इसके साथ ये इंटरेक्शन जो है वो एटॉमिक रेडियस पर भी डिपेंड करती है। कि जिस तरह अगर आप लोग कंपेयर करते हो कि किसी भी आयन को सोडियम जो है या लिथियम जो है या पोटाशियम जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, तो जिसका साइज सबसे कम होगा वो ज्यादा फोर्स के साथ किसी भी चार्ज स्पीशी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि इसमें लिथियम आयन का साइज जो है वो सोडियम आयन से कम है, और सोडियम आयन का साइज जो है वो पोटाशियम आयन से कम है। इसका मतलब है इनमें जिस वक्त ये इंटरेक्ट करेंगे किसी भी डाइपोल मॉलिक्यूल को, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा ये फोर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद ये इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद ये इंटरेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि जितना आयोनिक रेडियस या किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का साइज कम होगा, इसका मतलब है वो उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ कंपाउंड या आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जितना साइज ज्यादा होगा वो उतनी ही कम फोर्स के साथ मॉलिक्यूल को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा। और बेसिकली इन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की वजह से ही आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट हासिल होता है। कि जितना इंटरेक्शन वीक है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जितनी इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतना ही मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इसकी बेस पर ही हम बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, और उसकी मदद से हम कहते हैं कि इन मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा है और इस मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो कम है। ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास दी हुई है कि ये मॉलिक्यूल है जिसमें एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये सेकंड मॉलिक्यूल है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को ही इंटरेक्ट करेगा। ये कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होती है, अट्रैक्शन नहीं होती है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ लम्हे के लिए उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और उसकी वजह से वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी ये आपके पास सेकंड पिक्चर में शो किया हुआ है। इनिशियली ये न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जिस वक्त ये करीब आते हैं तो कुछ लम्हे के लिए इन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और उसकी वजह से ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। और इस तरह के इंटरेक्शन को हम इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, या वान डेर वाल इंटरेक्शन भी कहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें चार्ज ऑलरेडी लीनियर प्लेन में मौजूद होते हैं, जिसके जरिए एक दूसरे को वो इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जस्ट वन टर्मिनल को वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये वाली अबाउ सरफेस जो है वो प्लेन में है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो इस प्लेन में अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल हों तो उस कंडीशन में इस प्लेन के जरिए वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और जितनी ये प्लेन ज्यादा होगी इसका मतलब है कि उनके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी, और जितनी ये प्लेन एक दूसरे को कम, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होगी, कम सरफेस एरिया होगा जो एक दूसरे के साथ अटैच है, तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो वीक होगी। जिस तरह इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो इसमें ज्यादा सरफेस एरिया है जिस कंडीशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन इसमें कम सरफेस एरिया है। इसका मतलब है
कि ये वाले मॉलिक्यूल जो है उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इस, ये जो आप लोगों के पास पोज ए है और ये बी है, तो जो बी फॉर्म है उसमें मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए मॉलिक्यूल के। ये चीज क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है। मेरे ख्याल में क्लास का टाइम भी हो गया है। हाँ जी जी सर, 1 सर। मिनट रह गया। चलें, आज के लिए इतना ही काफी है। और गफरा, ये अटेंडेंस जो है वो मुझसे शेयर कर देनी है। जी जी ठीक है सर, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर है ना मेरा आपके पास? जी सर है। ठीक है, ये मुझे शेयर कर देना। अगर इसमें से किसी ने कुछ क्वेश्चन करना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। नो सर। चलें, फिर आप लोग लीव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़। बाय।